Taylor's greatest contribution was the use of data over guesswork to bring accountability and efficiency in administration. कीजिए एक ऐसे दफ्तर या कार्यस्थल की जहां बहुत ज्यादा मेहनत करना या फिर अपना काम बहुत तेजी से खत्म कर लेना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता हो। सुनने में ही काफी अजीब लगता है। बिल्कुल। और हैरानी की बात तो ये है कि ये नियम किसी बॉस या मैनेजर ने नहीं बनाया है। ये नियम वहां काम करने वाले कर्मचारियों ने खुद अपने लिए बनाया है। अगर कोई भी तय सीमा से ज्यादा काम करता है तो उसे बाकी कर्मचारियों का गुस्सा झेलना पड़ता है। हाँ, मतलब एक तरह का सामाजिक दबाव। सही कहा। ये सुनने में किसी उल्टी दुनिया की कहानी लगती है ना? लेकिन असल में 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया भर के कारखानों का यही असली सच था। और देखिए, यही वो अराजकता थी, यही वो अव्यवस्था थी जिसने एक ऐसे विचार को जन्म दिया जिसने पूरी दुनिया के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बिल्कुल बदल दिया। एक ऐसा विचार जो आज भी मतलब हमारे आधुनिक दफ्तरों से लेकर बड़ी बड़ी टेक कंपनियों तक की नींव में मौजूद है। तो रैम्स एकेडमिक हब यूट्यूब चैनल के राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के सभी छात्रों का इस खास डीप डाइव यानी इस गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज की होस्ट हूं और आज इस चर्चा में जिस विषय की हम परतों को खोलने वाले हैं वो है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिन्हें हम आमतौर पर FW टेलर कहते हैं। हाँ, FW टेलर। और उनका जो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत है या जिसे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कहते हैं, आज हम उसी पर बात करेंगे। तो आज की इस चर्चा का जो मिशन है वो बहुत स्पष्ट है। परीक्षा की तैयारी के लिहाज से देखें तो अक्सर छात्र इन सिद्धांतों को सिर्फ रट लेते हैं, लेकिन आज हम रटने वाली इस पुरानी आदत को तोड़ेंगे। बिल्कुल, हमें रटना नहीं है, समझना है। एकदम सही। हम टेलर के सिद्धांतों को उनके मूल संदर्भ में समझेंगे, कारखानों की उन वास्तविक समस्याओं से लेकर उनके जो 4 प्रमुख सिद्धांत हैं, उनकी कार्यप्रणाली, दुनिया भर में उनका प्रभाव और अंततः उनकी जो तीखी आलोचनाएं हुई, हम उन सब पर एक-एक करके बात करेंगे। मकसद यही है कि छात्र स्मार्ट पढ़ाई कर सकें और ये कॉन्सेप्ट्स दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। तो चलिए सीधे उस इंसान के दिमाग में चलते हैं जिसे इस पूरी क्रांति का मास्टरमाइंड कहा जाता है। हाँ, टेलर खुद। किसी भी सिद्धांत को गहराई से समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले उस बीमारी को समझा जाए जिसका इलाज वो सिद्धांत करने निकला था। बिल्कुल। तो टेलर, जिनका जन्म 20 मार्च 1856 को हुआ था, पेशे से वो एक वास्तुकार और इंजीनियर थे। उन्होंने कोई 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 26 वर्षों तक कारखानों के फर्श पर अपना शोध किया था। 26 साल बहुत लंबा समय होता है। हाँ, और उनका बस एक ही लक्ष्य था, मतलब एक ही धुन थी कि संगठन के उत्पादन में सुधार कैसे हो, मितव्ययिता यानी इकोनॉमी कैसे आए और कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। और इन्हीं 26 सालों के गहन शोध के दौरान टेलर ने एक बहुत ही गंभीर समस्या की पहचान की। एक ऐसी बीमारी जो उस समय हर कारखाने, हर उद्योग और प्रशासन की उत्पादकता को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। ओहो ना, या जानबूझकर उत्पादन को कम करना। यह जानबूझकर शब्द यहाँ बहुत दिलचस्प है। मतलब काम से बचना तो शायद हम इंसान की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति मान लेते हैं, लेकिन टेलर ने जब इस सोल्डरिंग का विश्लेषण किया तो उन्होंने इसे 2 अलग-अलग प्रकारों में बांट दिया। जी। मेरे नोट्स बताते हैं कि पहला था प्राकृतिक सोल्डरिंग और दूसरा था व्यवस्थित सोल्डरिंग। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या था? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। प्राकृतिक सोल्डरिंग, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इंसान के व्यक्तिगत कारणों से होती है। मतलब कोई कर्मचारी काम करते करते आसानी से कोई आदत बना लेता है, काम में ज्यादा शारीरिक या मानसिक जोर नहीं लगाता है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो यह इंसान का स्वाभाविक आलस है। बिल्कुल, आलस ये दुनिया के हर इंसान में, हर दफ्तर में थोड़ा बहुत होता ही है। लेकिन टेलर की चिंता का मुख्य कारण ये प्राकृतिक आलस नहीं था। उनकी रातों की नींद व्यवस्थित सोल्डरिंग बढ़ा रखी थी। ऐसा क्यों? मतलब व्यवस्थित सोल्डरिंग में ऐसा क्या था जो इतना खतरनाक लग रहा था? क्योंकि व्यवस्थित सोल्डरिंग कोई व्यक्तिगत आलस नहीं था। ये संगठनात्मक और सामाजिक कारणों से पैदा हुई एक बहुत ही सोची समझी और चालाक रणनीति थी। अच्छा। इसमें कारखाने के श्रमिक आपस में मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ ये तय करते थे कि उन्हें कितना काम करना है और उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि सुपरवाइजर या प्रबंधन की उम्मीदें न बढ़ जाएं। समझ गई। अगर कोई एक मजदूर अपनी पूरी ताकत लगाकर ज्यादा माल बना देता तो बाकी साथी मजदूर उस पर भारी दबाव डालते थे
उसे डराते धमकाते थे। यहाँ मुझे एक बहुत ही शानदार एनालॉजी याद आ रही है। व्यवस्थित सोल्डरिंग को हम स्कूल या कॉलेज के उस ग्रुप प्रोजेक्ट से जोड़ के देख सकते हैं, अरे हाँ, वो तो सबने अनुभव किया है ना? अक्सर ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट ग्रुप के सारे छात्र आपस में पहले ही तय कर लेते हैं कि कोई भी बहुत ज्यादा बेहतरीन या एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी एक छात्र ने बहुत ही शानदार काम कर दिया तो टीचर की उम्मीदें रातों रात बढ़ जाएंगी। बिल्कुल सही। फिर भविष्य में वे हमेशा उसी उच्च स्तर के काम की उम्मीद करेंगे, जो बाकी सभी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। ये एकदम सटीक और बेहतरीन उदाहरण है। कारखानों में मजदूर भी हूबहू यही कर रहे थे। उनके मन में ये डर बैठा हुआ था कि अगर वे अपनी पूरी क्षमता से काम करके ज्यादा उत्पादन करेंगे तो प्रबंधन उनके काम का मानक यानी स्टैंडर्ड उसी उच्च स्तर पर तय कर देगा, और फिर उन्हें उसी पुरानी पगार पर हमेशा पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल वही डर था। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इन सब बातों को देखकर टेलर ये मानते थे कि श्रमिक जन्म से ही कामचोर, मक्कार या बेईमान होते हैं, या फिर उनका मानना था कि ये पूरी व्यवस्था की ही गलती है? देखिए, ये एक ऐसा बिंदु है जहां अक्सर लोग टेलर को गलत समझ लेते हैं और उन्हें श्रमिक विरोधी मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। टेलर ने इस सोल्डरिंग के लिए केवल श्रमिकों को दोष नहीं दिया। तो फिर किसे दोष दिया? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह प्रबंधन की विफलता है। टेलर ने इसे कार्यस्थल पर एक तार्किक प्रक्रिया यानी लॉजिकल प्रोसेस की भारी कमी के रूप में देखा। जरा सोचिए, उस समय प्रबंधन के पास ये मापने का कोई वैज्ञानिक तरीका ही नहीं था कि एक स्वस्थ मजदूर एक दिन में वास्तव में कितना काम कर सकता है। मतलब प्रबंधन बस हवा में तीर चला रहा था, कोई डेटा नहीं, कोई पैमाना नहीं। एकदम सही। और जब प्रबंधन को ही नहीं पता कि सही काम क्या है, तो श्रमिक तो अपनी रक्षा के लिए सोल्डरिंग का सहारा लेंगे ही। टेलर का मुख्य उद्देश्य प्रबंधन की इसी नाकामी को खत्म करना और एक तार्किक प्रक्रिया को स्थापित करना था। तो अगर हम परीक्षा के लिहाज से इस पूरी चर्चा का सार निकालें और एक त्वरित समीक्षा प्रश्न पूछें, तो प्राकृतिक सोल्डरिंग और व्यवस्थित सोल्डरिंग के बीच सबसे मुख्य अंतर यही है ना कि एक इंसान के व्यक्तिगत आलस से जुड़ा है, हाँ, जबकि दूसरा सहकर्मियों के दबाव और प्रबंधन की अंधी उम्मीदों से बचने के लिए बनाई गई एक सोची समझी संगठनात्मक रणनीति है। बिल्कुल, इससे ज्यादा स्पष्ट तरीके से नहीं समझा जा सकता है। परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो अब जब हमने इस सोल्डरिंग नाम की गंभीर बीमारी और इसकी जड़ों को समझ लिया है, तो हमें ये भी जानना होगा कि टेलर के पास इसका क्या इलाज था। यहीं से कहानी में प्रवेश होता है पुराने तरीकों को उखाड़ फेंकने का। जी। उस समय जो पुरानी प्रथा चल रही थी उसे अंगूठे का नियम या रूल ऑफ थंब कहा जाता था। अब ये अंगूठे का नियम क्या है? आसान भाषा में ये काम करने का वो तरीका था जिसमें सब कुछ अंदाजे, पुराने अनुभव और पुरानी आदतों पर निर्भर करता था। एकदम मनमर्जी से। हाँ, किसी मजदूर की शारीरिक या मानसिक क्षमता जांचे बिना ही उसे कोई भी काम सौंप दिया जाता था। और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि अगर काम में कोई गलती होती थी या उत्पादन कम होता था तो सारा दोष सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के सिर मढ़ दिया जाता था। प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह बच निकलता था। और इसी अंगूठे के नियम में कोई मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। टेलर ने कहा कि इस अंदाजे की व्यवस्था को पूरी तरह से वैज्ञानिक विधि यानी साइंटिफिक मेथड से बदल देना चाहिए। उनका तर्क था कि अंदाजे की जगह व्यवस्थित अवलोकन और डेटा का इस्तेमाल होना चाहिए। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध मूल मंत्र था, उचित स्थान पर उचित व्यक्ति, मतलब राइट मैन फॉर द राइट जॉब। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगी, या कहूँ कि टेलर के आलोचकों की तरफ से एक सवाल उठाना चाहूंगी। क्या ये अंगूठे का नियम दरअसल उन श्रमिकों और फोरमैनों का वर्षों का कीमती अनुभव नहीं था? यह एक बहुत ही आम तर्क है। मतलब जो व्यक्ति 20 साल से मशीन चला रहा है उसे अपनी उंगलियों के पोरों पर पता होता है कि मशीन कैसे काम करती है। क्या विज्ञान के नाम पर हर छोटी चीज का डेटा बनाना, एक इंसान के सिर पे स्टॉपवॉच लेकर खड़े हो जाना, काम को और ज्यादा जटिल, उबाऊ और मशीनी नहीं बना देता? आपका सवाल बहुत ही जायज है और टेलर के समय में भी ये बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन हमें टेलर के काम करने के तरीके को समझना होगा। टेलर ये नहीं कह रहे थे कि अनुभव बेकार हैं। अच्छा, तो उनका असल पॉइंट क्या था? वे कह रहे थे कि अंगूठे के नियम में सबसे बड़ी खामी ये थी कि ये पूरी तरह से एक तरफा था। जब कोई वैज्ञानिक पैमाना ही नहीं है तो कोई भी मैनेजर अपनी मनमर्जी से कह सकता है कि काम ठीक से नहीं हुआ।
विज्ञान ने इस पूरी प्रक्रिया को तथ्यों पर आधारित कर दिया। ओ, मतलब एक तरह का फेयरनेस आ गया। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि कार्यस्थल पर एक निष्पक्षता आई। अब कोई सुपरवाइजर सिर्फ अपने मूड या गुस्से के हिसाब से मजदूर को डांट नहीं सकता था, क्योंकि अब काम का मूल्यांकन डेटा, समय सीमा और तय मानकों के आधार पर हो रहा था। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। अगर हम इसे लोक प्रशासन के वास्तविक उदाहरणों से जोड़कर देखें तो ये बात एकदम साफ हो जाती है। जरा पुराने जमाने के सरकारी दफ्तरों को याद कीजिए। फाइलें एक मेज से दूसरी मेज पर अंदाजे से ही जाती थीं। हाँ, किसी को कुछ पता नहीं होता था। है ना? किसी को नहीं पता था कि एक फाइल को पास होने में 2 दिन लगेंगे या 2 महीने। कोई सिटीजन चार्टर या तय समय सीमा नहीं होती थी। इसे हम दफ्तरों का अंगूठे का नियम ही तो कहेंगे। एकदम सही। लेकिन आज जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, जब सब कुछ डिजिटल है, हर फाइल की ट्रैकिंग होती है और एक तय समय सीमा होती है कि पासपोर्ट 15 दिन में बन जाना चाहिए, तो ये आधुनिक डिजिटल नीतियां दरअसल टेलर की वैज्ञानिक विधि का ही तो विस्तार हैं। क्या बात है। ये बहुत ही शानदार तुलना है। प्रशासन में जवाबदेही और दक्षता लाने के लिए अंदाजे को खत्म करके डेटा का इस्तेमाल करना ही टेलर का सबसे बड़ा योगदान था। तो अगर हम एक त्वरित समीक्षा करें तो अंगूठे का नियम इसलिए अकुशलता और गलतियां पैदा करता था क्योंकि उसमें काम को मापने का कोई ठोस, निष्पक्ष और वैज्ञानिक पैमाना नहीं था, जिससे हमेशा प्रबंधन और श्रमिकों के बीच अविश्वास बना रहता था। सही कहा? 100% सही। और इसी अविश्वास को खत्म करने के लिए टेलर ने अपनी पूरी थ्योरी को 4 विशिष्ट कदमों या 4 वैज्ञानिक सिद्धांतों में बांटा। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये हिस्सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चलिए फिर एक एक करके इन गियर्स को समझते हैं। पहला सिद्धांत है कार्य का विज्ञान या द साइंस ऑफ वर्क। इसका मतलब है हर काम का बहुत ही बारीकी से और व्यवस्थित अवलोकन करना। जी। टेलर ने कहा कि किसी भी कार्य को समाप्त करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय होनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने सचमुच स्टॉपवॉच का इस्तेमाल किया। लेकिन इसमें जो सबसे क्रांतिकारी विचार था वो था विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली, जिसे डिफरेंशियल पीस रेट कहते हैं। ये प्रणाली कैसे काम करती थी? इस प्रणाली का मैकेनिज्म बहुत ही चतुर था। ये सीधे तौर पर उस व्यवस्थित सोल्डरिंग की कमर तोड़ने के लिए बनाया गया था। मान लीजिए विज्ञान ने तय किया कि एक दिन में 10 यूनिट माल बनाना एक स्टैंडर्ड काम है। ठीक है। अगर कोई मजदूर 10 यूनिट बनाता है तो उसे प्रति यूनिट एक तय रकम मिलेगी। लेकिन अगर कोई मजदूर 11 या 12 यूनिट बनाता है तो उसे सिर्फ उस अतिरिक्त यूनिट का पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी पूरी मजदूरी की दर ही बढ़ा दी जाएगी। अरे वाह! यानी थोड़ा सा ज्यादा काम करने पर आय में बहुत बड़ा उछाल। ओह, इसका मतलब है कि मजदूर का जो वित्तीय लाभ था वो साथी मजदूरों के उस दबाव पर भारी पड़ने लगा जिसकी हमने पहले बात की थी। अगर हम इसे आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था से जोड़ें तो ये काफी हद तक आधुनिक गिग इकोनॉमी या फ्रीलांसिंग जैसा लगता है। बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा आपने। जहां काम करने वाले को महीने की कोई बंधी भी सैलरी नहीं मिलती। उबेर या डिलीवरी एप्स में जितने टास्क पूरे किए जाते हैं, जितना ज्यादा काम किया जाता है उतना ही अधिक भुगतान मिलता है। ज्यादा काम ज्यादा पैसा। मूल भावना वही है। अब आते हैं टेलर के दूसरे और तीसरे सिद्धांत पर, जो एक दूसरे के पूरक है। दूसरा सिद्धांत है वैज्ञानिक चयन और विकास। टेलर का मानना था कि प्रत्येक इंसान की अपनी विशिष्ट शारीरिक और मानसिक क्षमताएं होती हैं। अगर किसी काम में बहुत ज्यादा शारीरिक ताकत चाहिए तो एक दुबले पतले इंसान को वो काम देना बेवकूफी है। यानी उचित कार्य के लिए उचित व्यक्ति को खोजना। लेकिन ये खोजा कैसे जाए? के अनुसार व्यक्ति का चयन करना, और चयन के बाद उन्हें भगवान भरोसे नहीं छोड़ना है। उन्हें व्यवस्थित प्रशिक्षण देना है कि उस काम को सबसे बेहतरीन तरीके से कैसे किया जाए। इसके बाद आता है तीसरा सिद्धांत, संयोजन या सिंथेसिस। इसका अर्थ है विज्ञान और श्रमिक को आपस में मिलाना। प्रबंधन का काम सिर्फ नियम बनाकर दफ्तर में बैठ जाना नहीं है। उन्हें एक ऐसा उचित और सहयोगात्मक पर्यावरण बनाना होगा जहां मजदूर उन नए तरीकों और उपकरणों को खुशी-खुशी और पूरे जोश के साथ स्वीकार करें। और फिर आता है चौथा और अंतिम सिद्धांत, दायित्वों का समान बंटवारा। जैसा कि हमने चर्चा की, पुरानी प्रथा में अगर कोई मशीन टूट जाती या उत्पादन गिर जाता तो सारा ठीकरा सिर्फ श्रमिकों के सिर फोड़ दिया जाता था। हाँ, जो कि बहुत अनुचित था। लेकिन टेलर ने इस मॉडल को पलट दिया। उन्होंने कहा कि प्रबंधन और श्रमिकों के बीच जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से बंटी होनी चाहिए।
प्रबंधन की जिम्मेदारी है योजना बनाना, समय सीमा तय करना और काम के तरीके खोजना, और श्रमिक की जिम्मेदारी है उन तरीकों का सही से पालन करना। मेरे नोट्स में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि टेलर का दावा था कि दायित्वों के इस बंटवारे से कार्यस्थल पर एक चिंता मुक्त वातावरण का निर्माण होता है। ये टेलर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विजन था। लेकिन सच कहूं तो ये चिंता मुक्त वाला दावा गले के नीचे आसानी से उतरता नहीं है। जरा सोचिए, किसी इंसान के सर पर एक सुपरवाइजर स्टॉप वॉच लेकर खड़ा है, उसके काम का हर मिनट हर सेकंड मापा जा रहा है, उसे एक रोबोट की तरह बहुत ही सख्त नियमों के बीच काम करना है। हाँ, सुनने में तनावपूर्ण लगता है। ऐसे माहौल में कोई चिंता मुक्त कैसे रह सकता है? मुझे तो लगता है कि इससे मानसिक तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। आपका यह सोचना बहुत ही स्वाभाविक है, और दिलचस्प बात यह है कि बाद में टेलर के आलोचकों ने भी बिल्कुल यही तर्क दिया था। लेकिन अगर हम इसे टेलर के चश्मे से देखें तो बात कुछ और है। अच्छा। टेलर का तर्क था कि कार्यस्थल पर सबसे बड़ी चिंता या तनाव अनिश्चितता से पैदा होता है। जब एक श्रमिक को यह पता ही नहीं होता कि बॉस आज खुश होगा या नाराज, जब उसे ये नहीं पता होता कि उसे दिन भर में ठीक ठीक कितना काम करना है, तो वो हमेशा तनाव में रहता है। ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन में सब कुछ शीशे की तरह साफ है। नियम स्पष्ट हैं, समय सीमा तय है, और ये तय है कि काम पूरा करने पर कितना पैसा मिलेगा। टेलर का मानना था कि ये स्पष्टता ही वो चीज है जो चिंता को दूर करती है। ये नजरिया वाकई में काफी अलग और गहरा है। तो अगर हम इन चारों सिद्धांतों को समेट कर देखें, खासकर उस विभेदात्मक मजदूरी वाले हिस्से को, तो इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों की उस मानसिकता को तोड़ना था जहां वे काम कम करके खुद को बचा रहे थे। बिल्कुल। और उन्हें ये भरोसा दिलाना था कि ज्यादा काम करने पर फायदा प्रबंधन का ही नहीं, उनका अपना भी होगा। एक त्वरित समीक्षा के लिए यही सबसे मुख्य बिंदु है। सही निष्कर्ष निकाला आपने। और टेलर के ये 4 सिद्धांत इतने तार्किक और प्रभावशाली साबित हुए कि वे केवल अमेरिका की फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने एक बहुत बड़े वैश्विक आंदोलन का रूप ले लिया। जी हाँ, यह विचार आग की तरह पूरी दुनिया में फैला। 1910 में अमेरिका में लुईस ब्रांडीज ने सबसे पहले इसके लिए वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का प्रयोग किया था। फिर हेनरी गैंट और गिलब्रेस्ट जैसे विचारकों ने इसे और निखारा। सही कहा। लेकिन मेरे लिए जो तथ्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था वो रूस से जुड़ा था। 1917 से 1940 के बीच यूएसएसआर में बोल्शेविक क्रांति के बाद खुद कम्युनिस्ट नेता लेनिन ने टेलर के इन सिद्धांतों को अपने यहाँ अपनाया। हाँ, ये इतिहास का एक बहुत ही रोचक मोड़ है। साम्यवादी रूस में इसे स्टेखानोवाइट आंदोलन का नाम दिया गया। मतलब ये सोचना ही कितना अजीब लगता है कि एक पक्के पूंजीवादी अमेरिकी इंजीनियर का सिद्धांत एक कट्टर कम्युनिस्ट देश अपने कारखानों का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। देखिए, ये तथ्य इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि काम में दक्षता और उत्पादन बढ़ाने की जरूरत हर राजनीतिक विचारधारा से बहुत ऊपर होती है। प्रशासन के जाने माने विद्वान रेनहार्ड बेंडिक्स ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने? उनके अनुसार टेलर का यह दृढ़ विश्वास था कि पूंजी और श्रमिकों के मध्य के सभी संघर्षों को विज्ञान के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। टेलर को लगता था कि अगर उत्पादन का आकार ही इतना बड़ा हो जाए कि सबको ज्यादा पैसा मिलने लगे, तो मालिक और मजदूर के बीच धन के बंटवारे को लेकर झगड़ा ही क्यों होगा। ये थ्योरी कागज पर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसा कि इतिहास का नियम है, हर बड़ी क्रांति के साथ एक बहुत बड़ा विरोध, एक तीखी आलोचना या बैकलैश भी जरूर आता है। टेलर के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। बिल्कुल हुआ। मुझे यहाँ एक बहुत ही गहरी विडंबना नजर आती है। जिस विज्ञान को पूंजी और श्रम के संघर्ष को सुलझाने के लिए लाया गया था, उसी विज्ञान ने श्रमिक संघों के मन में सबसे बड़ा खौफ और संघर्ष पैदा कर दिया। टेलरवाद का इतना कड़ा विरोध क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि टेलर ने कारखानों को दक्षता तो दी, लेकिन वे इंसान को इंसान समझना भूल गए। जब प्रशासन या प्रबंधन इंसानों को सिर्फ मशीन के पुर्जे मान लेता है, तो विद्रोह होना तय है। परीक्षा के लिए हम इस आलोचना को 3 प्रमुख वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहले मनोवैज्ञानिकों की आलोचना, जो मुख्य रूप से प्रसिद्ध हॉथॉर्न अध्ययन के बाद सामने आई। ये हॉथॉर्न अध्ययन क्या था? इसने टेलर के सिद्धांत को कैसे चुनौती दी? हॉथॉर्न कारखाने में शोधकर्ताओं ने ये जानने के लिए कुछ प्रयोग किए कि क्या भौतिक चीजें जैसे रोशनी कम या ज्यादा करना उत्पादन को प्रभावित करती हैं। हैरानी की बात यह थी कि जब रोशनी कम की गई, तब भी मजदूरों का उत्पादन बढ़ गया। अरे, ऐसा कैसे? क्योंकि असली प्रभाव रोशनी का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि शोधकर्ता उन मजदूरों पर ध्यान दे रहे थे
इससे यह साबित हो गया कि इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम करने वाली मशीन नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसका एक मानवीय, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष भी होता है। भावनाएं, टीम वर्क और सम्मान भी उत्पादन बढ़ाते हैं। टेलर ने इस मानवीय पक्ष को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। मतलब टेलर का सोचना था कि इंसान में एक सिक्का डालो और दूसरी तरफ से काम निकाल लो। ये तो बहुत ही मशीनी सोच थी। मशीनी सोच थी। हाँ दूसरी बड़ी आलोचना श्रमिक संघों की तरफ से आई थी, है ना? जी हाँ, टेलर बार बार कहते थे कि विज्ञान आने के बाद प्रबंधन और श्रमिकों के बीच पूर्ण सहयोग होगा, जिसे वो मानसिक क्रांति कहते थे। अब यूनियनों को ये डर सताने लगा कि अगर मालिक और मजदूर सीधे मिलकर काम करने लगें और हर विवाद का फैसला स्टॉपवॉच और डेटा से होने लगा, तो हड़ताल करवाने और सौदेबाजी करने वाली इन यूनियनों की जरूरत ही क्या रह जाएगी। उन्हें अपना अस्तित्व खतरे में लगने लगा। बिल्कुल, उन्हें अपनी भूमिका अप्रासंगिक होती नजर आने लगी। इसलिए उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। और तीसरी आलोचना प्रबंधन के विचारकों की तरफ से ही आई। बिल्कुल, रॉबर्ट हॉक्सी जैसे विद्वानों ने स्पष्ट रूप से कहा कि टेलर का सिद्धांत प्रशासन के बहुत ही निचले स्तर, यानी फैक्ट्री के फर्श पर जरूरत से ज्यादा फोकस करता है। ये केवल मशीनी तथ्यों पर बल देता है और उच्च स्तर के प्रबंधन, नीति निर्माण और प्रशासन के वृहद स्वरूप को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। तो अगर हम इस आलोचना वाले हिस्से का सार निकालें और एक त्वरित समीक्षा करें, तो हॉथॉर्न अध्ययन ने टेलर को इसी बात पर गलत साबित किया कि इंसान केवल आर्थिक फायदों से नहीं चलता, बल्कि उसकी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जरूरतें भी उत्पादन पर गहरा असर डालती हैं। बिल्कुल सटीक। तो अब वक्त आ गया है इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटने का। इस पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या निकलता है? राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के छात्रों के लिए अल्टीमेट टेक अवे क्या है? इसे हम टेलर की विरासत या टेलर की देन कह सकते हैं। ये बात बिना किसी शक के कही जा सकती है कि टेलर ने हमें आधुनिक उद्योग और आधुनिक प्रशासन का इंजन दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी सबसे बड़ी सफलता ये रही कि उन्होंने दुनिया भर के संगठनों की अव्यवस्था, अंदाजे और अकुशलता का पहला, सबसे स्पष्ट, सटीक और तार्किक समाधान पेश किया। उनके सिद्धांतों ने प्रशासन में प्रभावशीलता को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उनकी सबसे बड़ी सीमा यही रही कि उनका ये नजरिया बहुत ही यांत्रिक था। इसने उत्पादकता के पड़ले को तो भारी कर दिया, लेकिन मानवीय पक्ष का पड़ला बिल्कुल खाली रह गया। रैम्स एकेडमिक हब के छात्रों के लिए यही समझना सबसे महत्वपूर्ण है कि लोक प्रशासन में कोई भी नियम या नीति केवल कागजों पर नहीं बनती, वो जीवित इंसानों पर लागू होती है। आप प्रशासन से इंसानियत को निकालकर सिर्फ डेटा के भरोसे नहीं चल सकते। और इसी बात से जुड़ा हुआ एक बहुत ही गहरा विचार मैं आज यहाँ छोड़ना चाहती हूँ। इस पूरी चर्चा की शुरुआत में हमने उस स्टॉपवॉच वाले व्यक्ति की बात की थी जो फैक्ट्री में घूमकर मजदूरों का हर सेकंड मापता था। आज हम 21वीं सदी के डिजिटल युग में जी रहे हैं। जी, आज कई बड़ी मल्टीनेशनल और टेक कंपनियों में ऐसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं जो कर्मचारियों के काम के हर मिनट को ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ तक कि माउस के क्लिक्स और कीबोर्ड के की स्ट्रोक्स तक गिने जा रहे हैं। वेबकैम से नजर रखी जा रही है। हाँ, जिसे बॉसवेयर भी कहते हैं। बिल्कुल। तो जरा सोचिए, क्या हम आज एक नए चमकते हुए डिजिटल रूप में टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन के सबसे चरम और खौफनाक रूप को नहीं जी रहे हैं? क्या आज भी हमने दक्षता और डेटा के चक्कर में इंसान को फिर से मशीन समझने की वही पुरानी गलती नहीं दोहरा दी है? ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। ऐसा लगता है जैसे वो पुरानी स्टॉपवॉच कहीं गई नहीं है, उसने बस अपना रूप बदल लिया है और आज वो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के किसी कोने में बैठकर टिक टिक कर रही है। जो छात्र सुन रहे हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ गहराई तक उतरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और स्मार्ट पढ़ाई करते रहिए।